आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी हमने वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है वृद्धि और विकास का अर्थ और सिद्धांत। वृद्धि और विकास, ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो देखने में काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो काफ़ी अलग है। वृद्धि का तात्पर्य होता है कि वे परिवर्तन, व्यक्ति के भीतर होने वाले वे परिवर्तन जिन्हें देखा जा सके, नापा जा सके, तोला जा सके, ऐसे परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत रखे जाते हैं। जबकि विकास के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं जो देखे ना जा सकें, तोले ना जा सकें, मापे ना जा सकें। तो विकास कहीं ना कहीं एक व्यापक शब्द है और वृद्धि एक सीमित शब्द है। इसमें आगे आता है फ्रेंड्स, अगर हम शाब्दिक अर्थ समझें इन दोनों का, तो शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार होता है। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बालक में होने वाले परिवर्तनों में गति और मात्राओं में अंतर पाया जाता है। परिवर्तन वृद्धि और विकास सूचक दोनों ही प्रकार के होते हैं। व्यक्ति के शरीर की रचना में परिवर्तन का मुख्य कारण बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया करना होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी अवस्थाएं बदलती हैं, तो उसमें परिवर्तन के साथ साथ जो बदलाव उसमें होते हैं वो लगातार एक जैसे नहीं होते। उनकी गति में भी और मात्रा में भी, दोनों में ही अंतर पाया जाता है। गति से यानी अंतर से तात्पर्य फ्रेंड्स, यानी उनकी स्पीड, कहीं तो उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी तो कहीं पर उसकी वज़न ज़्यादा बढ़ेगा, तो कहीं उसके व्यवहार में कोई अंतर इस तरह का होगा, तो जिसमें एक गुण में ज़्यादा वृद्धि होगी तो दूसरे गुण में कम वृद्धि होगी। तो ये कभी भी एक जैसे नहीं रहते। अगला, परिवर्तन वृद्धि और विकास सूचक दोनों प्रकार का होता है। यानी जो परिवर्तन उसमें होगा, एक तरह से उसका तात्पर्य है कि वो दृष्टिगत भी हो सकता है और दृष्टिगत नहीं भी हो सकता। और जो सबसे मुख्य कारण होता है बच्चे के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो है बाहरी वातावरण से अंतःक्रिया। यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आसपास की चीज़ें देखता है, समझता है, तो उसके साथ साथ उसमें परिवर्तन आते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा वातावरण में रह के धूप लेता है, हवा खाता है, खाता पीता है, भोजन करता है, इन सभी क्रियाओं से उसकी जो वृद्धि होगी वो दृश्यात्मक होगी। साथ ही जो लोगों के साथ वो रहता है, उनसे बातचीत करता है, तो उसकी वजह से उसके अलग अलग किस्म के व्यवहारों में परिवर्तन होगा। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, विकास और वृद्धि जो है, वो बाह्य वातावरण से क्रिया हो रही है, इसलिए उसमें बदलाव आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वृद्धि से आशय शरीर और शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से बढ़ोतरी होना है। अगर वृद्धि का हम मतलब समझें तो वृद्धि का तात्पर्य होता है शरीर और शरीर के जो अंग हैं उनमें भार और आकार की दृष्टि से बढ़ोतरी होना। आगे इसमें आता है, विकास से आशय हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। ये सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक सभी प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, विकास के अंतर्गत केवल मात्रात्मक परिवर्तनों को ही नहीं रखा जाता, उसके अंतर गुणात्मक परिवर्तन जितने भी होते हैं ना, जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ये सभी प्रकार के परिवर्तनों को, उन्हें सभी को ऐड करके विकास कहा जाता है। आगे इसमें आता है फ्रेंड्स हमारा वृद्धि और विकास के सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत। यानी बच्चे का जो विकास है वो लगातार होता रहता है, वो रुकता नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि किसी अवस्था में कोई विकास तेज गति से होगा तो किसी अवस्था में विकास धीमी गति से होगा। अगला, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका तात्पर्य है कि बालक चाहे विश्व के किसी भी कोने में पैदा हुआ हो, किसी भी कोने में बढ़ रहा हो, लेकिन जो उसका विकास है वो क्रम वाइज ही होगा, यानी सीक्वेंस में ही होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो सबसे पहले बच्चा बैठना सीखेगा, उसके बाद वो घुटमन चलना सीखेगा, फिर वो खड़े होकर चलना सीखेगा। तो इसी तरह ये एक सीक्वेंस में ही होगा। विशिष्ट क्रम का सिद्धांत। फ्रेंड्स, विशिष्ट क्रम का सिद्धांत का भी यही तात्पर्य है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें बदलाव भी एक विशिष्ट क्रम में ही आते हैं। पहले वो चलना सीखेगा, फिर वो भागना सीखेगा, फिर वो आगे बाहर निकल के दूसरों के साथ संपर्क में आना सीखेगा। इस तरह की चीज़ें वो धीरे धीरे करता जाएगा। अगला, सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। यानी पहले बच्चा किसी भी चीज़ को लेके बहुत नॉर्मल सी प्रतिक्रिया करता है और उसके बाद जैसे जैसे उसमें समझ आती है, उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, तो वो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे को भूख लगी है तो भी वो रोएगा, और या उसको कोई चीज़ चाहिए तो भी वो रोएगा, उसको चोट लगी है तो भी वो रोएगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो हर प्रतिक्रिया के लिए, हर
ज़रूरत के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया करने लगेगा। भूख लगने पे वो बोल के बताएगा, उसको दर्द होगा तो वो रो के बताएगा, उसको चोट लगी है तो भी वो रो के बताएगा। तो इस तरह सामान्य से अलग अलग प्रतिक्रिया उसकी विशिष्ट की ओर बढ़ती जाएंगी। अगला, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इसका तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि बच्चे की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन अवस्थाओं में जो उसके विकास की गति है वो सेम नहीं रहती। शैशवावस्था में उसका शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, सीखने की गति में अच्छे से वो जानना सीख जाता है, वो सीखने की गति तेज रहती है। बाल्यावस्था में उसका जो नैतिक विकास है, सामाजिक विकास है, वो तेज गति से होता है। तो इसी तरह उसकी जो विकास की गति है वो कभी भी तेज एक समान नहीं रहती, अलग अलग रहती है। अगला, सहसंबंध का सिद्धांत, यानी अगर किसी बच्चे में एक गुण में अधिकता पाई जाती है तो उसमें दूसरा गुण भी काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा। जैसे ऐसे देखा गया है फ्रेंड्स, स्टडी में ऐसे साबित किया गया है कि जिन बच्चों की हाइट ज़्यादा होती है उन बच्चों में कार्य करने की क्षमता भी ज़्यादा पाई जाती है, और इसी प्रकार से उनमें बुद्धि भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलती है। जो उनसे कम उम्र हाइट के बच्चे होते हैं उनके मुकाबले उनमें बुद्धि ज़्यादा देखी जाती है। हालांकि ऐसा सभी केसेस में नहीं होता फ्रेंड्स, पर हाँ, जो स्टडी में ज़्यादातर नमूने देखे गए हैं, एग्जाम्पल्स देखे गए हैं, उनके आधार पर ये बात कही गई है। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण से तात्पर्य है कि धीरे धीरे बच्चा हर चीज़ को अपने आसपास वाली को समझता है, देखता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस पर अपना एकीकरण करने लग जाता है, अपना कंट्रोल करना सीख जाता है। अगला, वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत। फ्रेंड्स, बच्चे का जो वृद्धि और विकास होगा वो उसके अंदर वंशानुक्रम और उसके आसपास के वातावरण, इन पर काफ़ी हद तक डिपेंडेबल होगा। वो उसका किस प्रकार का व्यवहार आगे चल के रहने वाला है, कैसी व्यक्तित्व बनने वाला है, ये सारी बातें वंशानुक्रम और वातावरण पर ही निर्भर करेंगी। अगला, अवांछित व्यवहार से स्वतः दूर होने का सिद्धांत। इसका तात्पर्य कि आपने देखा होगा बच्चों में काफ़ी हद तक बचपन में जो आदत होती हैं वो आगे जाकर उम्र के साथ साथ छूट जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत होती है तो वो पूरी ज़िंदगी नहीं रहती, हालांकि कुछ बच्चों में होती है, काफ़ी हद तक होती है, लेकिन एक अवस्था पर जाके वो छूट जाती है। जैसे किसी बच्चे को कोई चीज़ ना मिले तो उसके लिए वो ज़िद करता है, रोता है, कभी कभी ज़मीन पर लेट जाता है, तो इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी वो अवस्था खत्म होगी तो वो इन बातों को छोड़कर नई चीज़ें सीख जाता है, इन व्यवहारों से वो स्वतः दूर हो जाता है। अवांछित से मतलब यही है फ्रेंड, जो किसी के द्वारा ना चाहा जाए, इस तरह का व्यवहार। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। फ्रेंड्स, बच्चों का जो व्यवहार होगा यानी जो विकास होगा वो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर भी निर्भर करेगा, यानी किस किस्म का बच्चा है, कैसे उसकी जो अंदर गुण है, मेधावी बालक है या केवल सामान्य बच्चा है या मंदबुद्धि बच्चा है या जड़बुद्धि बच्चा है, इनके आधार पर ही उसका वृद्धि विकास निर्भर करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने ये प्रयत्न किया आप सभी को इस टॉपिक के बारे में आसानी से क्लियर करा पाएँ। तो आपको इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी भी वीडियो के बारे में हमसे कुछ भी कहना हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।